खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम है। वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है, जिसके शर से ना उनके अपने घर वाले बचते हैं, ना उनके चचा महफूज हैं उनके शर से, ना उनकी पार्टी के लोग उनके शर से महफूज हैं, ना पाकिस्तान का कोई सलामती का इदारा महफूज है, ना पाकिस्तान की अदालतें महफूज हैं। और जो एक सच उनसे पूछा जा रहा है, एक दफा बोलना है, वो रसीद देनी है कि अपार्टमेंट यहां से खरीदे, वो नहीं बताती। कतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड, कैलवरी फॉन्ट और अब जिन्नात और चुड़ैलों और टोने के ऊपर बातें होती हैं। और भाई आप चले हमें यही बता दें कि ये जो आपका पैसा गया था, ये किन जिन्नात ने वहां मुंतकिल किया था? ये कौन सी चुड़ैलें थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार्टमेंट आपके वालिद साहब को और आपको बना के दिए थे? तो आप सियासत पे रहिए, इन चीजों में मत जाइए, अपनी अपार्टमेंट्स की जो रसीदें हैं वो दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, हालिया कुछ दिनों से PMLN की नायब सदर मरियम नवाज के लहजे में शदीद तलखी देखने में आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत जारी है। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने अपने दलाइल में दावा किया कि एवनफील्ड रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालत, JIT और NAB से बहुत बड़ी गलती हुई। मरियम नवाज का अपार्टमेंट्स की मलकियत से कोई ताल्लुक नहीं, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं है। ताहम इसके बावजूद उन पर पब्लिक ऑफिस होल्डर का केस बना दिया गया। इसलिए केस का फैसला मेरिट पर किया जाए। अदालत ने 17 नवंबर से NAB को जवाबी दलाइल देने की हिदायत कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज के लहजे में आज फिर शदीद तलखी देखने में नजर आई। गुज़श्ता समात पर भी उन्होंने इदारों और गवर्नमेंट पर खूब चढ़ाई की और संगीन इल्जामात लगाए। और आज भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को आड़े हाथों लिया, कई ताने भी दिए और चैलेंज किया कि मैं गिरफ्तारियों, जाली केसेस और NAB से डरने वाली नहीं हूँ। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके देख लो। गवर्नमेंट ने भी जारहाना रद्द-ए-अमल दिया और मरियम नवाज को ये मशवरा दिया कि वो गालम गलोच की बजाय NAB के सवालों का जवाब और मनी ट्रेल दें। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। NAB केसेस पर आपके ख्याल में मरियम नवाज के लहजे में तलखी की वजह क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि तलखी की वजह तो बड़ी वाज़ेह है कि वो उन्होंने अपना केस जो है एक अपील दायर की है और NAB जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर लेके आ गई हैं। तो लाजमी बात है, जब आप पर इल्ज़ाम होता है और आपको अदालतों में पेश होना होता है और आप जो है एक बुनियाद बना के खड़े होते हैं कि आप बड़े ईमानदार हैं, आपके खिलाफ केसेस गलत हैं, तो तलखी तो बड़ी तलखी तो आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो गुफ्तगू शुरू हो गई है कि ये जनाब जिन्नात और जादू मंत्र और ये मैं समझता हूँ बहुत सही बातें आज की गई हैं। खुदा का वास्ता है, को आप कौमी सतह के अपने आप को लीडर कहते हैं तो फिर कौमी सतह की बातें करें। आगे से फिर जवाब वही आएगा जो आज कहा गया, जो शहबाज गिल साहब ने कहा। लेकिन अगर इस्तिखारा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इस्तिखारा करना कौन सा जुर्म है? कोई गुनाह है अगर कोई इस्तिखारा करता है? लेकिन इस मुल्क का एक निज़ाम है, एक कानून है, एक आइन है। और फिर अगर तारीख में जाएंगे तो तारीख में पता चलेगा कौन किसके पास जाता रहा, कौन किससे जाके इस्तिखारे करवाता रहा, कौन किससे जाके तावीज़ करवाता रहा। तो फिर ये तो बड़ी लंबी तलख गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है जो दीन, मजहब या किसी के अकीदे के मामलात हों उसको नहीं जो है उसकी बुनियाद पे बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि खुद मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में क्या वो इस्तिखारा नहीं करते थे? क्या आखिरी अय्याम में जब अदालत में फैसला आने वाला था तो उन दिनों में जो है वजीर आजम हाउस के अंदर जो है वो मजहबी बुनियादों के ऊपर जो है जिक्र अज़कार नहीं होते थे? तो ये बातें मेरा ख्याल है गैर मुनासिब बातें हैं जो आज की गई हैं। आप जरूर सियासी तौर पे सियासी बात करें, तनकीद करें। अगर कहीं हुकूमत की कोई आपको नजर आती है कि यहाँ पर हुकूमत दुरुस्त सिमत में नहीं है या हुकूमत गलत है, अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। लेकिन इस तरह जातियात पे चले जाना या इस हद तक आ जाना, कौन सा इस मुल्क का वजीर आजम है या सदर है कि जिसने वजीर आजम हाउस में या सदर हाउस के अंदर
कोई जिक्र अज़कार की महफिलें नहीं करवाई, या वो पीरों के पास नहीं गया, या वो अल्लाह वालों के पास नहीं गया। तो ये बातें करना मेरा ख्याल, और फिर बिला वजह आप तनकीद का निशाना बनाएं और ये करें, तो मेरा ख्याल है ये किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं है। हमारे सियासी कायदीन को इतना तो ख्याल करना चाहिए। बाकी नैब, चूंकि नैब का एक अपना मुद्दा है और वो अपना मुद्दा लेकर मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ गए हुए हैं, अब उस पे तल्ख होना या ना होना, उसकी बजाय वो अदालत में अपना मुद्दा बयान करें, और बजाय इसके कि वो मीडिया में जो है वो तलखी दिखाएं या गुस्सा दिखाएं। उससे क्या फर्क पड़ेगा नैब को? उससे जी आमिर साहब, नैब को आप कमजोर करना चाहते हैं तो अदालत में जाएं आप। ठीक है तो आप साहब, मैं यही गुजारिश करूंगा कि ये जो इस तरह की मजहबी या किसी के अकीदे पे बात करना, ये गलत बात है, ये दुरुस्त नहीं है। सही। जी आमिर साहब, चूँकि अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने अकीदे पे, जादू टोने और इस्तिखारे पे इतनी लंबी गुफ्तगू कर दी है, तो मैं इस सारे सिलसिले पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। इस पे ना मरियम को करनी चाहिए थी, और शहबाज गिल साहब ज़ाहिर 4-5 दिन से बिल्कुल ही फारग थे, तो उनका तो बनता था कि वो बात करते। कोई तो मौजू चाहिए उनको, तो वो मौजू मिल गया। असल इशू ये है कि अब आप जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं, कल केस है मरियम नवाज़ की ज़मानत की मनसूखी का। मेरे ख्याल में नैब ने बचगाना हरकत की है। अदालत के डेकोरम को अदालत संभाल लेती है। वो किसी मुद्दई, मुलजिम या इस्तगासे की मरहून मिन्नत नहीं होती कि वो ला के डराना शुरू कर देंगे, देखें जी ये बात करती हैं, देखें जी ये मीडिया सवाल करता है। भाई आप भी अपना केस प्लीड करें। नैब का काम है, जो इनसे कहा गया है कि नवंबर में जवाब देना, तो दे दें। मरियम नवाज़ के वकील ने बिल्कुल जारहाना मौक़िफ़ अपनाया, और इरफान कादिर इस मामले में मशहूर है। और मैंने तो आज की प्रोसीडिंग देखी है, और बड़ी मज़े की प्रोसीडिंग है। अब अच्छे सवाल जवाब शुरू होंगे, क्योंकि ये हतमी मरला है। और जब उनके वकील ये कह रहे हैं कि हम मेरिट पे चाह रहे हैं, वो कोई रहम की अपील के लिए तो नहीं ना गए हुए हाई कोर्ट में, वो अपना केस लेके गए हैं। और उन्होंने एक ही पॉइंट बनाया, और वो नया ये है कि उन्होंने कहा कि जी ये सबूत ला दें कि मरियम नवाज़ का क्या लिंक बनता है जिसमें उनको सज़ा दी गई, सफदर का कौन सा काम था कि उनको भी इनके साथ लटका दिया गया सज़ा में। अब इशू अब वहाँ आ गए हैं जहाँ अदालत में कानूनी नुकात पे बहस होनी है। मेरे ख्याल में कल जो बेल एप्लीकेशन लग, ये जो इन्होंने मनसूखी की लगाई है, वो तो उड़ जाएगी कि ये अदालत ने अपना काम देखना है। वो इस तरह की दरखास्तों पे नहीं देखा करती। वो लेना हो तो सुबह मोटो नहीं ले सकते, चीफ जस्टिस बुला लें। उन्होंने जो कहना था जस्टिस साहब ने उस दिन कोर्ट में कह दिया था, और फिर बताया गया कि वो लाइट मूड में कहा था कि नहीं इस तरह गुफ्तगू ना करें। और ये अदालतों में हर रोज़ होता है, ये कोई नया काम नहीं होता कि जो लोग आते हैं जिनके खिलाफ अपील हुई होती है, जिनकी अपील होती है, वो सब अपने अपने हामियों के साथ आते हैं। और हमारे सारे सियासतदान यही कुछ करते हैं। और ठीक है, उन्होंने अग्रेसिव किया है, तो फिर इस पे बोल लेना कि नैब के चेयरमैन ने दोबारा मरियम नवाज़ को क्यों नहीं बुलाया, मतलब मौलाना फजलुर रहमान का नोटिस हवा में क्यों चला गया। मतलब देखे ना, एक तरफ से वन वे एक काम हो रहा था, जरा सा काम आया तो चुप क्यों कर गए। अब बात तो ये कहनी पड़ेगी ना उनको, उनके वकील ये बात कर रहे हैं, फैसला अदालत करेगी। मेरा ख्याल है कि अच्छे मरहले में केस आ गया है, और जो डे टू डे हेयरिंग की बात है वो भी आगे चल के एक्सेप्ट हो जाएगी। इस वक्त इनको चाहिए जो हुकूमती ज़ोमा हैं वो काम करें जो लोग इनसे तवक्को रखते हैं, जो लोगों ने तवक्को रख के इनको वज़ीर आज़म बनाया कि हाँ हमारे मसाइल हल करेंगे। और पिछले के ऊपर जो इतनी तवर्राबाजी वज़ीर आज़म ने की हुई थी, तो अब अपने ऊपर आने के बाद वो टेंस हो गए हैं, और उनकी टीम उससे ज़्यादा तल्ख हो गई है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से ऐसा ही है, कोई ऐसा काम नहीं है कि वो तो लड़ रहे हैं, 4 साल से केस लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट किस चीज़ से घबरा रही है? गवर्नमेंट को तो डिलीवरी देनी है लोगों में। और ब्रिगेडियर साहब की तारीख के बाद तो मैं तो हूँ कि भाई अब कब तक हम मजीद वेट करेंगे कि कुछ तो सस्ता कर दें। जी अयाज साहब, वो साल आप गलत सुना था आपने, डेट वही थी, जून ही था, महीना जून का ही था। 23 था या 25 था? 28 कहा था। वो साल आपने ठीक नहीं सुना ना, आप गलत सुन गए, इसलिए आप समझते हैं कि अब तक चीजें ठीक हो वो जाएंगी। चेक पे साइन इसलिए नहीं किए कि नेकी करके भूल जाएं। वो हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, आपको तलखी शायद ज्यादा नजर आई, मुझे तो थोड़ी कम लगी आज तलखी। उसकी वजह ये कि वो आप वो एंटरटेनमेंट चैनल ज़ाहिर है हम सब लोग देखते हैं, कोई सोप चल रहा होता है ना, वो जो डेली एक किस्त आ रही होती है ड्रामे की, वो आधे घंटे की, तो वो ज़ाहिर है कितने दिन आप उसमें ज़बरदस्त कहानी और सिचुएशन डालते रहेंगे। कहीं ना कहीं उसमें आपको आके ऐसी सिचुएशन बनती है राइटर के लिए कि उस दिन उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता, वो कहानी आगे बढ़ नहीं रही होती।
फिर वो कुछ साइड आइटम्स डालता है उसमें, कुछ बैकग्राउंड में जाता है। तो वो जो जिन्नात और ये जंतर मंतर आज डाला है मरियम साहबा ने, मेरे हिसाब से तो ये बिला वजह था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो जो सवाल उनसे पूछा गया था, और सवाल भी लगता है उसकी पूरी तैयारी वो करके आई हुई थी, बहुत तवील तैयारी करके आई हुई थी, और बहुत तवील उन्होंने जवाब भी दिया। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा सवाल लिए भी नहीं। और ये मेरे कायद भी यही किया करते थे, जो सवाल उन्होंने लेने होते थे वो ज़ाहिर है वो हमारे दोस्त वहाँ बैठे होते थे, वो सवाल पूछ लिया करते थे। जैसे ही वो सवाल ख़त्म होते थे और उसके बाद वो जवाब भी ख़त्म हो जाते थे, वो कहते थे थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो टू मच हो गया। और उसके बाद जो जवाब आया वो भी इंतहाई नामुनासिब है। मतलब ये सियासत ज़ाहिर है, इसके अब क्या कहा जाए कि हमारी सियासत में ये मुझे याद है जब ये गवर्नमेंट थी PMLN की, और जब तकरीरें हो रही होती थी कौमी असम्बली में, तो पीपल्स पार्टी वाले ये शिकवा किया करते थे कि नून लीग के कुछ वज़रा इतनी धुआंधार तकरीरें कर जाया करते थे। वो कहते थे भाई ये आपका काम नहीं, आप गवर्नमेंट है, ये अपोजिशन का काम होता है इस तरह की तकरीरें करना। और फिर उसको इमरान खान साहब की पार्टी तो फिर वो अरूज पे ले गई ना, वो तो कोई उसकी हद ही नहीं रही। और वो हमें अब नज़र आता है अपनी सियासत में, बेइंतहा वो इधर से उधर से गोलाबारी हो रही होती है। परवेज़ मलिक साहब का इंतकाल हुआ तो क्यों पूरा पाकिस्तान दुखी हुआ उस पर, क्योंकि इस तरह के लोग अब नहीं रहे सियासत में, इतने धीमे मिजाज के, जिन्होंने इख्तलाफ भी करना है तो इतने खूबसूरत अंदाज में करना है, और आपसे मुलाकात करेंगे तो क्या खूबसूरत अंदाज में आपसे मिलेंगे, आपको लगेगा कि शायद सदियों से जानते हैं। तो ये वो लोग हैं जो वाकई अब जा रहे हैं, और इनका इसीलिए आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग उस पर दुखी हुए, और इतना उनके घर ताज़ियत करने का वालों का भी तांता बजा रहा। तो ये अब मुझे नहीं लगता ये चीज़ें ठीक होंगी, ये तलखियाँ बढ़ती भी नज़र आ रही हैं मुझे। और जाहिर है एक तलखी की तो वजह बनती है कि जी नैब फिर चली गई, और आपने देखा वो एक आज वहाँ सिंध में भी एपिसोड हुआ है, आगा सिराज दुरानी की भी वो जमानत मुस्तरद हो गई वहाँ से, और वहाँ भी नैब वाले पहुँचे हुए थे। बहरहाल वो घर पे नहीं पाए गए, क्योंकि वो आपको याद है ना शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे घर पे जब वो गई थे नैब वाले। तो बाज़ दफ़ा लोग नहीं भी होते घर पे, किसी ना किसी वक्त मिल जाएंगे। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें दुआ बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए, और अगर उधर से रिमार्क्स ऐसे आ रहे हैं तो वन शुड शो मैच्योरिटी और दे द वे टू को, तो ये तो बात ठीक है। लेकिन मरियम नवाज के को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की लैंग्वेज, पर्सनल अटैक किसी हालत में नहीं करनी चाहिए। दिस शोज फ्रस्ट्रेशन कि उनको नज़र आ रहा है कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जिस तरीके से बाहर रह के उन्होंने आर्मी को बैश किए बाय नेम, चीफ आर्मी स्टाफ को, फिर उसके बाद DGI को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उनके फादर ने, उसने आई थिंक वो एक जो नहीं होनी चाहिए थी वो किया है। आई वुड से कि नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है मरियम नवाज के लिए, और वो इसमें थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट सिचुएशन में आ रही है। नैब ने अपना पूरा काम इसमें बहुत अपनी स्टडी की है, मैं देख रहा था, उन्होंने प्रोसिक्यूशन भी ठीक की हुई है। दे हैव द रीजंस के व्हाई बेल शुड बी कैंसिल। जिस तरीके से वो उन्होंने यही तैयार किए हुए कि ये क्योंकि विटनेसेस के ऊपर भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं, उसके बाद जो एक इमेज कर रही हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन कर रही हैं, जो सारी चीज़ें एक आपको लेके जाती हैं कि क्या इनको बेल मिलनी चाहिए, रहनी चाहिए या कैंसिल होनी चाहिए। साथ ही साथ आप जब ये बातें कर रही हैं, आप सिंपल, आपके लॉयर का काम है, एन इरफान का वेरी गुड लॉयर आई नो पर्सनली, कि आपने मनी ट्रेल लेनी है, आपने बताना है आपकी कैसे ओनरशिप आपके नाम पे कैसे है, आपकी इसमें क्या इनपुट है, क्या किया गया, ये चीज़ें बताने की हैं, जो वो नहीं सिर्फ गुस्से में बातें करके ये डाइवर्सन मुश्किल होता है। सो इट इज़ अ कोर्ट केस। आई एम श्योर कि कोर्ट में दोनों साइड इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक द आंसर इज 50-50 चांसेस हैं कि बेल कैंसिल होती है या रह जाती है। लेट्स सी हाउ ऑपोजिशन इज ऑफ कोर्स डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन प्लीड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जी इलियास साहब, देखिए मरियम नवाज साहबा जितना मर्जी ज़ोर से एग्रेसिव हों इस मामले में, लेकिन जो कोर्ट में है इनकी बेल के कैंसिल होने के, तो ये तो कोर्ट में पता चलेगा कि इसके। लेकिन मरियम नवाज साहबा को कॉन्फिडेंस है कि उनके वकील ने भी उनको यकीन दिलाया हुआ है कि उनकी बेल कैंसिल नहीं होगी, बल्कि कैंसिल नहीं होगी, बल्कि ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस है कि जी इस तरह के ख़िलाफ़ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है इस बारे में।
तो जो नैब की जानब से कोशिश की जा रही है कि नहीं इन्होंने शवाहिद नहीं दिए, जो उनसे मनी ट्रेल वगैरह मांगी गई, जो उनकी ओनरशिप है इसके बारे में कैप्टन सफदर साहब की, तो वो नैब की जानब से भी ये है कि वो बेल कैंसिल करवा लेंगे और इस केस में जो है कि उनको एक स्टेप फॉरवर्ड मिलेगा। लेकिन अब ये मरीम नवाज साहिबा का ये देखना था कि उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस था कि जी ये कि बेल रिजेक्ट हो जाएगी और जो इनके खिलाफ जो चल रही है जो केस चल रहा है, तो उन्होंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं जी इसको बताएंगे कि हम ये बिल्कुल बेबुनियाद केस है और इसको डिफेंड करेंगे। तो जाहिर है वो इस दफ़ा आए हैं भरपूर तरीके से और वो इस केस को फाइट करेंगी और उन्होंने जो उनके वकला ने जो तैयारी की हुई है वो कल पता चलेगा कि जी अब उस पर बहस होगी इस पर कि बेल रिजेक्ट होती कि नहीं होती। ये अब ये देखना है कि क्योंकि वो रिजेक्ट करवाने के लिए नैब तो आ गई है, लेकिन नैब की अब तैयारी देखनी है कि नैब ने क्या किया है इस बारे में। मरीम नवाज साहिबा की जो आज बता रही थी, जिस तरह बोल रही थी, उनको ये यकीन है कि ये केस इनके खिलाफ बेबुनियाद बनाया गया। अब बेबुनियाद बनाया गया इसके बारे में जो नैब के जो शवाहिद हैं, नैब ने जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो उसके बारे में वो सारे तमाम देखना होगा शायद उनसे जो इनसे मांगी गई हैं रसीदें या पर्ची जो कि इनके जो है ऑनरशिप वगैरह के बारे में, तो वो इनको साबित करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो इसमें जैसे कहा जा रहा है कि 50-50% है, कोर्ट में कुछ नहीं कहा जा सकता, जब दलाइल दिए जाएंगे उस वक्त पता चलेगा ठीक है कि कौन ठीक है कि कौन गलत। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप इंटरव्यू आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल है पाकिस्तान पर दबाव क्या आलमी इदारों को इस्तेमाल किया जा सकता है, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद शदीद आलमी दबाव का सामना है। अमरीका और उसके हवारियों की जानिब से अफगानिस्तान में अपनी मर्जी का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। पाबंदियों से भी डराने की कोशिश की जा रही है। IMF से मुज़ाकरात भी जारी हैं और इन्हीं मुज़ाकरात के सिलसिले में शौकत तरीन की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द अमरीका मौजूद है। गुज़श्ता कई सालों से फैटफ की तलवार भी पाकिस्तान पर लटक रही है। रवा माह फैटफ का इजलास भी मुतवक्के है। गवर्नमेंट का ये दावा है कि फैटफ के तमाम निकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन खदशा ये है कि पाकिस्तान पर मजीद प्रेशर बढ़ाने के लिए आलमी इदारों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान पर ये जो दबाव है आलमी इदारों को इस्तेमाल किया जा सकता है दबाव बढ़ाने के लिए? देखें, दो से ही प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है। FATF में जो जितने पॉइंट पाकिस्तान ने इनके ऊपर काम किया है, जितनी प्रोग्रेस दिखाई है, लास्ट FATF में पाकिस्तान हो गए जिससे निकाल देना चाहिए था। बट आपके सामने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर बात की कि हमने प्रेशर जो है वो डाला है, और जाहिर है प्रेशर डाला है वो अमेरिका के थ्रू डाला है, नोबडी एल्स के थ्रू, क्योंकि अमेरिकन जो फंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। और अभी भी ये जो बड़े ही डिफिकल्ट मौके पे FATF इजलास होने वाला है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक के गवर्नर दोनों जो है वो अमेरिका गए हुए हैं, IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनकी कंडीशनैलिटी बहुत डिफिकल्ट है, वो बात कर रहे हैं। दे डोंट केयर कि पाकिस्तान में आवाम के मसाइल क्या है, महंगाई कैसी हो रही है, गवर्नमेंट को क्या डिफिकल्टी हो रही है, इसके रिप्रिकॉशन गवर्नमेंट के ऊपर क्या होंगे, आवाम के ऊपर क्या होंगे, उनको फिक्र नहीं है। और साथ ही साथ सेनेटर 222 सेनेटर ने बिल पेश किया हुआ है, उसके बाद IMF का प्रेशर भी आएगा, वर्ल्ड बैंक का आएगा, FATF का आएगा। सारा जो बेसिक प्रेशर है वो पाकिस्तान के ऊपर इसीलिए है, अफगानिस्तान के इशूज के ऊपर है कि जी वहाँ कैसे अमेरिकन की मर्जी के मुताबिक वहाँ काम किया जाए, पाकिस्तान को कितना असिस्ट करता है, वहाँ तालिबान पे उनकी मर्जी की इंक्लूसिव गवर्नमेंट कौन दीज आर प्रेशर। बट नेशन को, हुकूमत को इस वक्त जिस तरह फर्स्ट सॉवरेन स्टेट के तौर पे आप काम कर रहे हैं, वी मस्ट विथस्टैंड द प्रेशर। ये ऊंच नीच आती रहती है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमें कोई अबंडन नहीं कर सकता, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आई थिंक वी मस्ट कैश ऑन दीज थिंग और लॉजिक के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के वी शुड गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। सही जी। आया साहब, IMF की अगर बात करें, ज़ाहिर है मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और पहले भी टैक्सेस मज़ीद बढ़ाने की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए ये प्रेशर मज़ीद बढ़ भी सकता है? देखिए, वो कल आमिर आपसे यही तो कह रहे थे कि IMF को अमेरिका चलाता है ना, तो जब अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है तो इसका मतलब है IMF के साथ भी आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। जब वहाँ से डिक्टेट किया जाता है IMF को, तो ये मुश्किलात आपके लिए और मेरे लिए बढ़ती मुझे नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है नए टैक्सेस लगेंगे, महंगाई पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त हुई है, बड़े गर्क हुए हैं, तो उसके बाद क्या हालत होगी, मैं तो ये सोच सोच के कांप रहा हूँ। क्योंकि ये जो हमारे माहिरीन वहाँ गए हुए हैं,
ये कुछ नहीं मनवा सकेंगे उनसे। ये वो जो उन्होंने कहना है जाहिर है इन्होंने मानना पड़ना है, क्योंकि IMF के उससे बाहर ये निकल नहीं सकते। जब IMF को साथ लेके चलना है तो जाहिर है फिर इनके लिए मसाइल तो हैं, और इनके लिए क्या है, वो आपके लिए और मेरे लिए हैं, इस कौम के लिए मसाइल बढ़ने जा रहे हैं। फैटफ से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम नहीं निकल सके तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी हम ग्रे लिस्ट से निकल सकें। अभी बड़ी मेहरबानी है अमेरिका की कि वो हमें ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहा, ग्रे लिस्ट में ही रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ी बहुत उम्मीद तो रहती है ना कि चले बात करेंगे, शायद ये हमारी बात मान जाए और हम जो कह रहे हैं उसके मुताबिक अमल कर दें। क्योंकि ये वो स्टेज है कि जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे बहुत ख़राब हो चुके हैं। ये कभी नहीं हुआ था कि अमेरिका से कोई यहाँ आए और वो प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर चला जाए। आपने देखा उनकी अभी जो नायब और डिप्टी आई हुई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी, उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई। वो कुरैशी साहब से हो गई, मोहित यूसुफ साहब से हो गई, उसके बाद आर्मी चीफ साहब से मुलाकात चली गई। क्या कह रहे हैं? जी जी पाकिस्तान को मिलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान को मिलते हैं, वो मुलाकात ये चीफ से भी उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। तो ये बेसिकली हालात ये बता रहे हैं ना, ताल्लुकात की नौयत आपको बता रहे हैं कि हमारे अब अमेरिका के वो ताल्लुकात नहीं है जो कभी हुआ करते थे, और वो एब्सोल्युटली नॉट, तो आपको याद ही है। सही जी आमिर साहब, तो इसका मतलब है अगर ताल्लुकात वो नहीं है और आगे भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो ये IMF की जो शराइत हैं, आपको लगता है कि वो वैसे ही तस्लीम कर ली जाएंगी? आप तो इंतज़ार कर रहे थे उस तारीख का जो ब्रिगेडियर साहब ने दी हुई है, तो ये तो तारीख फिर बहुत आगे जाती दिखाई दे रही है। अब तो तारीख तय हो रही है, इस बात की फिक्र करें। और दूसरी बात यह है कि वो एब्सोल्युटली नॉट हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, और मोहित यूसुफ साहब के ही इंटरव्यू की बुनियाद पे मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि असद मजीद साहब का आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ वो नहीं रहे। तो जब ताल्लुकात वो नहीं रहे तो हम किस चीज़ के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि IMF और फैटफ में हमें कुछ मिलेगा? फैटफ में कोई एक और पॉइंट निकाल के उसके साथ 7 जैली पॉइंट दे देंगे कि ये भी ज़रा करके ले आएँ। और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह, वो तो इस काम के गुरु हैं। मिस्र की इकॉनमी तबाह करके आए, और आज फेडरेशन जो है बिजनेसमैनों की और इंडस्ट्रियलिस्टों की, FPCCI, उन्होंने ख़त लिखा है, उसमें साबिक सेक्रेटरी जो हैं यूनुस डागा, उसके भी साइन शामिल हैं। उन्होंने कहा है नंबर 1 पाकिस्तान के 2500 अरब रुपए के कर्ज़ों की मिसमैनेजमेंट की इंक्वायरी हो, शौकत तरीन को कहा है। दूसरे IMF के मुज़ाकरात के ऊपर उन्होंने चीज़ें कही हैं। आप यहाँ पे अपने घर में बात नहीं करते। शौकत तरीन साहब की 2 दिन की रह गई है 6 महीने की वजारत में से, फिर उनको वो सेनेटर बनाएंगे, एडवाइज़र बनाएंगे, फिर मतलब हुकूमत के फैसले हैं कि भाई अगर आपसे एक सेनेटर पंजाब से नहीं मुंतखब होता, आप डरते हैं अपने लोगों से, तो KP में तो रिज़ाइन करा दें। अब आप KP से भी रिज़ाइन कराने की नहीं रहे कि जो मुज़ाकरात करने जा रहा है उसके स्टेटस का मुज़ाकरात करने वालों को भी पता है कि इसका पता नहीं वापसी पे क्या होगा। अगर ये शराइत मान के जाएगा तो वो कहेंगे चलो भाई कराची जाके नया बैंक खोल लो, यहाँ छोड़ो हमारी तुमने बैंकरप्सी करा दी है। ये जितनी इन्होंने तकरीरें की थी शौकत तरीन साहब ने, बिल्कुल जो राजा परवेज़ अशरफ जब वज़ीर पानी और बिजली बने थे ना यूसुफ रज़ा गिलानी के, और उन्होंने कहा था 31 दिसंबर को लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, और हमने भी कहा UPS की बस खत्म, अब सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी। ये शौकत तरीन साहब जब आए थे तो दावे इन्होंने यही किए थे, नहीं मानेंगे IMF की बात, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, वो कुर्सी पे टेक लगा के भी बड़े सुकून से बात करते थे। हमने कहा शायद कोई ऐसा जिन ये ले आए हैं, मैं उस जिन की बात नहीं कर रहा जो पहले हुई थी, सही कि ऐसा कोई ले आए हैं कि ये ठीक कर देंगे सब चीज़ों को। तो वो जो है ना, अब हर चीज़ पे अंगूठा टेक रहे हैं, घुटने लगा के, बाकायदा 2 जानू होके अंगूठा टेक रहे हैं कि जनाब हम बिजली भी हर महीने बढ़ाएंगे, हम पेट्रोल भी हर महीने बढ़ाएंगे, हम ऐसी की तैसी फेर देंगे लोगों की, खुदारा हमें $1 अरब और देते। बस कहानी इतनी है। सही जी, मैं वजाहत कर दूं कि आमिर ऐनक वाले जिन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पर दबाव के लिए IMF और फैटफ को इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि माजी में तो हम देख रहे हैं और बार बार हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है, और अभी भी फरोग नसीम साहब ने जो कल या परसों तुर्क किसी TV से बात की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन माजी में ये जो पिछला इजलास हुआ था, इसके बाद कुछ मायूसी ज़रूर आई थी। इसको हिंदुस्तान भी इस्तेमाल करता है पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए, और लाजमी बात है कि
अब जिस सूरत हाल में अफगानिस्तान के बाद आप खड़े हैं, तो जो आलमी कुव्वतें हैं उनको ये एब्सोल्युटली नॉट वाला जो जुमला है, ये यहाँ भी कुछ लोगों को दुखता है, लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा इसकी जो है वो कीमत आपको बाहर से अदा करनी पड़ेगी। और जब आपने ये तय कर लिया कि हमने किसी की जंग में हिस्सेदार नहीं बनना, तो उसकी कीमत आपको बहरहाल अदा करनी है, खा वो हम उससे जितना मर्जी इनकार करते रहें। जो हालात वाकयात इधर उधर हो रहे हैं वो समझदारों को समझ आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपना काम पूरा करेंगे। और अभी फरोग नसीम साहब ने बताया है कि कोई वजह नहीं है कि हमें जो है वो पैटर्न में रखा जाए। हमने तमाम जो चीजें थी उनको पूरा कर दिया और हम अच्छे की उम्मीद करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान इतना कमजोर भी नहीं है कि अगर साजिशें कुछ लोग करें और जो कुछ कुव्वतें करती हैं, माजी में भी ये होता है। तो जी हमें वैसे साजिश हो गई, हमें पिछली दफा भी वैसे यही बताया गया मौलाना की लाइन कट गई। जाहिर है आईएमएफ का प्रेशर तो है, आईएमएफ की कंडीशनलिटीज़ जो हैं देख लें, बिजली की बिल बढ़ा दिए, सुई गैस का बढ़ा दिया, इसके अलावा जो भी टैक्सेस हैं, जो भी चीज़ें कीमतें बढ़ानी थी बढ़ा दी उन्होंने, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, और इस देख लें इन्फ्लेशन वगैरह भी बढ़ी है इसकी वजह से। तो तमाम जो शराइत पूरी करके गए, अब मज़ीद नया जो टारगेट लेने गए हैं वो टारगेट लेके आते हैं कि जो डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि तजारती खसारा भी बढ़ा है, इसके अलावा जो दूसरे मामलात भी हैं वो मुश्किल में हैं, कर्जा भी वापस करना है। तो ये काफ़ी प्रेशर है जिस वक्त पाकिस्तान गया है उधर, तो उधर जाके अपना कर्जा लेना है, मज़ीद कर्जा लेना है ताकि अपनी किस्तें जो हैं वो पूरी कर सकें, डेफिसिट पूरा कर सकें। और फटाफ में तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने शर्तें पूरी की, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रे में नहीं निकाला, बल्कि झेली उन्होंने शराइत दे दी। तो इसी तरह आईएमएफ की जानिब से भी हम पर एक प्रेशर ही रहेगा। ज़ाहिर है जिन्होंने मनवाना है तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी अगर कर्जा लेना है, नहीं तो फिर उसके बाद कट लग जाएगा। इस तरह की सूरत हाल बड़े प्रेशर में है। तो देखिए मुज़ाकरात में देखें क्या क्या अब नई जो लगती हैं कि शराइत वगैरह और टैक्सेस वगैरह क्या लगते हैं, तो जिसके पे तो करना पड़ेगा इनको। सही है जी, प्रेशर तो आप देखना ये है कि पाकिस्तान प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तोशा खाना केस से मुतालिक हमारा सवाल होगा। हम सवाल ये रखेंगे तफसीलात की फराहमी के लिए हिचकिचाहट क्यों है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तोशा खाना केस गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बन गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ पब्लिक करने के खिलाफ समाअत जारी है। अदालत की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात मांगी जा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही है। कभी मालूमात तक रसाई का कानून सामने ले आते हैं, कभी मुल्की वकार, तो कभी हाइब्रिड वॉरफेयर का बहाना बनाते हैं, और कभी आलमी ताल्लुकात ख़राब होने का खदशा जाहिर किया जाता है। और आज अदालत ने गवर्नमेंट की हिचकिचाहट पर सवाल उठाते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि आवाम के हैं। गवर्नमेंट गुज़श्ता 10 सालों में मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात पेश करे। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये तोशा खाना केस के हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से तफसीलात क्यों फराहम नहीं की जा रही? इसमें ऐसा क्या है जो गिफ्ट्स हैं वो पब्लिक कर दिए जाएँ, बता दिए जाएँ? हिचकिचाहट कैसी? देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ से मेरा अपना जो मालूमात हैं कि वहाँ से भी ये इजाज़त नहीं है जिन्होंने ये तहाइफ दिए हुए हैं। और उससे एक बिलावजह की जो हमारे यहाँ पहले ही एक मीडिया कैंपेन पिछले साल चली कुछ हमारे दोस्त ममालिक के हवाले से, और उसके बहुत मनफी असरात ना सिर्फ ये कि मुल्क पर आए बल्कि जो हमारी लेबर है उन ममालिक में उन पर भी आए। और ये चीज़ें हसास चीज़ें हैं, ये कोई इतनी सहल नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस जो है वो उसकी ख्वाहिश यही है कि ये चीज़ें जो हैं वो करीब से करीब वक्त में सामने आ जाएं ताकि ये सिलसिला बंद हो। अब क्या उन दोस्त ममालिक की तरफ से ये जो एक तहाइफ के सिलसिले में कुछ थोड़ा सा है वो ख़त्म होती है नहीं होती है, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन वजीर आजम साहब को या उनके ऑफिस को इस हवाले से कोई एतराज नहीं है, वो कल की बजाय आज इसको जाहिर करने को तैयार है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुल्कों के दरमियान जो आप नहीं कर सकते या जिनके करने से मसाइल पैदा होते हैं, सिर्फ वो इस वक्त मैं समझता हूँ
आड़े आई हुई हैं कुछ चीजें, सही। अदरवाइज तो वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं और उनका ये मौका का पता चलना चाहिए। अगर किसी बिल्कुल। मुल्क ने कोई तोहफा दिया है, मैं आपको ये भी अर्ज कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक मफलर एक जगह तोहफे में था, चीजें हार चार। अच्छा सही है, आप सब आपकी कुछ ऑडियो में इशू आ रहा है, वरना मैं सोशल मीडिया पर भी बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। आया सब सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा इस हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं, और जिस तरह हाफिज़ ताहिर साहब कह रहे हैं अगर क्लियर कट स्टांस है तो फिर वही बता देना चाहिए। मुख्तलिफ जो वजूहात बताई जा रही हैं इससे तो फिर कन्फ्यूजन पैदा होती है। असल में मुझे एक तो ये समझने से कासिर हूँ मैं कि किस किस्म के हसास तहाइफ हैं जो बताए नहीं जा सकते, दिखाए नहीं जा सकते, तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा। फिर जो रिएक्शन आता रहा है गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से कि नहीं जी वो पहले थोड़े पैसे दे के वो ले जाते थे, हमने ज़्यादा पैसे दिए, इस तरह की बात हुई। फिर वो सोशल मीडिया पे वो घड़ी का किस्सा चल रहा है, कोई वजाहत नहीं आई। जाहिर है जब आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा सामने आती है। छुपाने का सबसे बड़ा नुकसान ही होता है। हाँ, ये हो सकता है आप कहें जी ये 4 तहाइफ हमारे इसमें ऐसे थे जो हम नहीं बता सकते, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, ये लें ये बाकी तहाइफ पड़े हुए हैं। और हाँ, हमने अगर तोशा खाना से कुछ लिया है, वो जो हमारी जिम्मेदारी बनती थी वो ये पैसे हमने दे के ये फ़लाँ चीज़ उसमें से ले ली है, इसमें क्या इशू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे तो इस पर बहुत तनकीद किया करते थे कि जी वो क्यों नहीं बताए जाते। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है, तोशा खाना के लिए जो वो जमा कराए जाते हैं, जो तहाइफ बाहर से आते हैं जी, वो ये नहीं होता कि मैंने आपको या लियाज साहब को गिफ्ट दे दिया तो वो उनका हो गया। वो बेसिकली इस कौम का होता है। बिल्कुल। इसलिए इस कौम को भी पूछने का हक है कि हुजूर वो जो तहाइफ मिले थे और हमारे भी आप पे मिले थे, क्योंकि आप अगर इस मुल्क के हुक्मरान हैं तो हमारी वजह से हैं, तो हमें बताएं वो कहाँ गए। हो सकता है हमें उसकी ज़रूरत तो ज़्यादा हो, हम आपसे कहें यार वो बेच के तो हमारे लिए कुछ कर दें। वो घड़ी बड़ी कीमती थी जो सोशल मीडिया पर वो तो देखे ना, तो जब वजाहत ही नहीं आएगी, जब वजाहत नहीं आएगी तो फिर उस पर यकीन करते हैं लोग। या तो वजाहत आ जाएगी ये कि बात गलत है तो फिर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जब वजाहत ही नहीं आनी तो फिर सवाल एक से दूसरा निकलता है, दूसरे से तीसरा सवाल निकलता है। जी आमिर साहब, ये सारी तकरीरें प्राइम मिनिस्टर की उनके सामने आ रही हैं। वो कहते थे अरब शहजादों को ये अपने मतलब के लिए लाइसेंस देते हैं, उनके लिए इंतज़ामात करते हैं, वो पूरी काबीना ने मिल के किए इंतज़ामात। क्या उससे हालात ख़राब नहीं हो रहे थे? और उस वक्त कोर्ट भी बहुत बोला करती थी कि नहीं करना और फलां कर दिया, अब नहीं बोलते। अच्छा जी, तहाइफ पे प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें हैं और अब फैसला क्या है कि जी वो 10% और 15% पे ले जाते थे, हम 50% पे ले गए। बहुत अच्छी बात है। आप बता दें कि आपने जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं वो तहाइफ खुद रख लिए 50% पे, या कौमी ख़जाने में PM हाउस और ऐवान सदर भरा पड़ा है उन डेकोरेशन पीसेस से, उन तहाइफ से जो मुख्तलिफ ममालिक ने दिए और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस में भी लगी हुई हैं चीज़ें। कोई ऐसी बात नहीं है, आपने ले लिया। आप बता दें कि जी हाँ इसकी नौइयत हम नहीं बता रहे, इसकी कीमत बता रहे हैं। जैसे घड़ी का एक मजाक बन गया कि जी वो UAE में बेची और वो सऊदी अरब में जाके वापस पहुंच गई, कि मालिक के पास पहुंच गई तो वो परेशान हो गया। आप सच बता दें, इस एम्बेरसमेंट से बचे, क्योंकि आपकी तकरीरें थी कि ये सब चीज़ें ओपन होंगी, तो आप क्यों सहारा ले रहे हैं? जो काम नवाज शरीफ को आप कहते थे गलत है, अब आप भी वही करने जा रहे हैं। आप आए, कोर्ट ने आज आपको एक मौका दिया है कि या तो आप बता दें या कोर्ट ऑर्डर कर देगी। सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो दिफाई नौइयत के तोहफे हैं उनको आप छोड़ दें, सही है, और बाकी आप बता दें। बात सिंपल सी है कि जी अगर आप घर पे ले गए हैं तो फिर आप बतौर प्राइम मिनिस्टर आपको तोहफा मिला है, रूल्स आपने बनाए हैं 50% के, तो फिर आप छुपते क्यों हैं? बिल्कुल बताना चाहिए और अदालतों को इस पे जल्द अज जल्द फैसला देना चाहिए। वो फैसल वापडा की तरह नहीं खींचना चाहिए। सही है। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन वह बात यह है कि अदालतों के पास भी सवाए हुकूमत को इन चीज़ों का निशाना बनाने के मुझे नहीं लगता कि और काम है। जो पे केसेस लोगों के पड़े हुए हैं, जो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो बेचारे लोग 10-10 साल 20-20 साल 25 साल से बैठे हुए हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता। सिर्फ गवर्नमेंट इंजॉय करती है कि हर चीज़ में गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर करने के लिए। गवर्नमेंट को अगर ऑर्डर करना चाहिए तो ये करना चाहिए कि जिन जिन 10 साल में जिन ऑफिशियल ने कोई तोशा खाना से ऐसी चीज़ें ली हैं उनकी डिटेल पर पुट अप की जाए, ना कि किसने कौन से मुल्क ने क्या दिया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
एट टाइम दे कंट्री दे डोंट लाइक, इसलिए जिन अशखास ने, जिन ऑफिशियल ने, जिन मिनिस्टर्स ने और गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जो लिए हैं उसकी प्राइस क्या थी, प्राइस जमा कितनी कराई और कौन सी डेट में एक्सेप्ट की, ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं बजाय इसके कि एक एक चीज़ बताई जाए जी कि एक पेन कितनी कब ली थी, तोशाखाना में है, ये कौन लेकर चल गया है। इससे इम्प्लीकेशंस होंगी और हो भी चाहिए। आई थिंक ये जरूर अदालत को सोचना चाहिए। ठीक जी इलियास साहब। देखिए, इस मामले में बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर जैसे बात है, अगर बताने वाली है तो बता दें, अगर नहीं बताने वाली तो जो उसके जो जैसे कोई वजह है तो उसके बारे में बता दें कि जी दोस्त ममालिक से ताल्लुकात अगर ख़राब होते हैं तो इस वजह से हम नहीं बता सकते। ये चीज़ें वाज़ह करनी चाहिए। इसके इनके लिए अपने लिए नुकसानदेह, क्योंकि इन्होंने खुद बड़ी तकरीरें की थी, उसमें बताया था कि जी हम इस तरह की चीज़ें बतानी चाहिए। ये दूसरों पर तनकीद करते रहें, अब इन पर खुद तनकीद हो रही है। अब अदालत ने मौका दिया, इनको पास है, बिल्कुल इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं उसको रोकना चाहिए बजाय कि नुकसान लें इसके बदले में। ठीक है इलियास साहब, वक्त ख़त्म हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।